नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। जा तो रही हूँ पूरा 15 साल के बाद, पर याद रखना अब तुम्हारे भाई का घर है वो। जानती हूँ अब भाई का घर है, पर आत्मा अभी भी बाबूजी की ही धड़कती होगी वहां। गरिमा ने अधिकार पूर्वक जवाब दिया था। बाबूजी के पार्थिव शरीर को देखकर गरिमा से लिपटकर कितना रोया था तनय। ब्राह्मण भोज, शांति पूजन इत्यादि सारे कार्य पूरे हो जाने के बाद उसकी एक ही रट थी, दीदी तुम यहीं रुक जाओ ना, जीजा जी को जाने दो अमेरिका। मुझे कौन संभालेगा, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तनय गरिमा से 8 साल छोटा था। माँ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझती हुई अंत में तनय के प्रति माँ का अपूर्ण उत्तरदायित्व भी गरिमा के नाजुक कंधे पर डालकर गई थी। तब से गरिमा ही माँ और बहन दोनों की जिम्मेदारी लगन एवं विश्वास के साथ निभाती रही थी। तनय की भीगती आंखें, भाभी कीर्ति का उदास चेहरा और 2 साल की सौम्या मायके की इस अंतिम स्मृति को मन में संजोए गरिमा बड़ी ही उत्सुकता के साथ अपने देश, अपनी मिट्टी में लौट रही थी। उन स्मृतियों में वह भीतर तक एक कोमल उष्णता से भर गई थी। जानती थी इस बार काफी कुछ बदला मिलेगा। सौम्या अब तो पूरे 17 साल की हो गई होगी। कैसे सौम्या ने उसकी साड़ी का पल्लू अपनी नन्ही सी मुट्ठी में दबा लिया था जब वह नीलेश के साथ अपने सारे आत्मीय संबंधों से दूर अमेरिका जा रही थी, और यहाँ आकर घर गृहस्थी में उलझती हुई ऐश्वर्य के जुगनों की चमक को मुट्ठी में भरते भरते पूरे 15 साल रेत के समान हाथों से कब फिसल गए पता ही नहीं चला। सच है, जड़ें तो आज भी यही है उसकी। कोई अंतर नहीं था इस वक्त उसमें और 18 साल की अल्लड़ सी लड़की में। अपने मन में उठ रही खुशी के भावातिरेक में एक विराम लगाते हुए गरिमा ने कुछ देर आंखें मूंद ली थी। हवाई अड्डे पर उतरते ही न जाने क्यों उसकी आंखें भर आई थी। तनय को सामने पाते ही वह कुछ कह भी पाएगी या लिपट कर रो ही देगी। दीदी मैं बाहर मिलूंगा, याद आते ही गरिमा तेज कदमों से अपनी ट्रॉली लिए भीड़ में तनय को ढूंढने लगी। आप गरिमा दीदी है ना? जी। आप? मैं तनय साहब का ड्राइवर हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। साहब एक जरूरी काम के चलते नहीं आ पाए। अनायास ही गरिमा के चेहरे पर खामोशी की अनचाही परत जम गई थी। मन के अंधेरे में वह कुछ टटोलने लगी थी। घर पहुंचते ही ड्राइवर सामान लेकर आगे आगे चलने लगा और गरिमा अजनबी की भांति उसके पीछे पीछे घर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। घंटी बजाते ही थोड़ी देर बाद सौम्या ने यत्नपूर्वक मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। नमस्ते बुआ। गरिमा भावातिरेक में अपनी 2 साल की गुड़िया को गले में भीख लेना चाहती थी, पर तब तक सौम्या लगभग पलटते हुए बोली, मम्मी देखो बुआ आ गई है, कहकर वह वहां से जा चुकी थी। अरे दीदी कब आई? कितने सालों बाद देख रही हूँ। इतने लंबा सफर से थक गई होंगी, चाहे तो आराम कर लीजिए। बोझिल मन की थकान तन पर भी उतर आई। सामान्य वार्तालाप के बाद भाभी भी अपने दिनचर्या में मगन हो गई थी। सामान गेस्ट रूम के एक कोने में रखा जा चुका था। मायके का यही कोना उसके अधिकारों की सीमा का बोध कराता हुआ गरिमा उस अनचिन्ह परिवेश से पहचान बनाते हुए छत पर नजरें गड़ाए बीते हुए कल को ढूंढने लगी थी। नींद खुली तो बाहर से आ रहे तने की आवाज सुनते ही गरिमा उठ खड़ी हुई। तू कब आया? उठा दिया होता, तुझे देखने को कब से मेरी आंखें तरस रही थी। दीदी आप सो रही थी ना, इसलिए उठाया नहीं। कैसी हैं आप? और जीजाजी? तने ने पैर छूते हुए पूछा। एकाएक गरिमा के मुंह से निकला, अपनी दीदी से गले भी नहीं मिलेगा? ओह हाँ दीदी, क्यों नहीं। एक झिझक असहजता सी महसूस हुई थी गरिमा को उस आलिंगन में। यह कैसा मिलन था? मिलने की औपचारिकता भर निभाई थी तनय ने। न कोई शिकायत, न लाड़, न दुलार। कितनी बातें करना चाहती थी। इन 15 सालों का सुख दुख बांटना चाहती थी। भाई था, पर शायद वह नहीं था। गरिमा ने शायद समय के उसी ताने बाने में स्वयं को कैद कर लिया था जिस वक्त उसने यह देश छोड़ा था। क्या तभी उसका मायका भी छूट गया था? शायद गरिमा उन्हीं पुरानेपन, उन्हीं बिछड़े सुखों की तलाश में लौटी थी। 4 दिन हो चले थे गरिमा को आए, पर ना तो दिन बीत रहे थे और ना रातें। वह अपने मन के विरुद्ध तर्कों का साथ नहीं दे पा रही थी। आखिर क्या ढूंढने आई थी वह इन रिश्तों में?
उसने इन सारे सवालों के ऊपर दरवाजे भिड़ा दिए। भाई भाभी अपने अपने काम पर चले जाते थे और सौम्या, वो तो अपनी ही आभासी दुनिया में खोई रहती, अपनी इस बुआ से पूर्णतः अनजान और बेपरवाह। एक दो बार गरिमा गई भी तो 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाई। बर्फ से भी ज्यादा ठंडापन लगा था उस कमरे में। इस तथाकथित गलती के बावजूद पूरी तरह ढाल दिए गए उन दरवाजों ने गरिमा के यूं ही चले जाने पर अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। गरिमा को लगा वह इन दरवाजों के बाहर कब की खड़ी कर दी गई है। जिधर भी जाती लौट कर अपने आप को वहीं खड़ा पाती है। देखते ही देखते हल्की सी सांस उसके सीने से निकल गई, कुछ सोचकर, बस यूं ही। 1 महीना? अब तुम्हारे बाबूजी नहीं बैठे हो, 1 महीना क्या करोगी? शादी के बाद बेटी बहनें मेहमान हो जाती है। भाई की अपनी दुनिया है, पूछता है यही बहुत है। गरिमा ने नीलेश की बात कहाँ सुनी थी। उसकी तो बस एक ही रट थी, इतने सालों बाद जा रही हूँ, जब तक मन नहीं भरेगा नहीं आऊंगी। मन तो भर ही गया था गरिमा का। आंखें देख रही थी, दिल महसूस कर रहा था। आज न जाने क्यों उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। मायका माँ बाबूजी से ही होता है क्या? यूं ही विचारों के बवंडर में बैठे बैठे सोचा छत पर टहल लूं। छत से पहले सीढ़ियां खत्म होते ही उसका कमरा हुआ करता था। अचानक ही अपना कमरा देखने की चाहत लिए पैर स्वतः ही सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए। गरिमा ने धीरे से दरवाजे को अंदर की ओर धकेला। धूल की तेज गंध उसके चेहरे को मलती हुई बाहर निकल गई। उसका कमरा स्टोर रूम में तब्दील हो चुका था, गैर जरूरी सामानों से भरा। वह खाली खाली आंखों से ढूंढने लगी थी उन यादों को जिसे वह वहां छोड़ कर गई थी। टूटी हुई आरामदायक कुर्सी जिस पर बाबूजी को देखने की आदत पड़ चुकी थी, जहां उसकी पढ़ने की मेज थी वहां पेंट के खाली डिब्बे और भाभी की पुरानी पेटियां रखी थी। उसके एकमात्र अलमारी के दरवाजों पर उसके होने की लिखावट बुरी तरह से बीच बीच चुकी थी। गरिमा अपने कमरे के बीचों बीच मुश्किल से खड़ी हो पाई थी। तभी ठोकर से एक लिफाफे में ठूस ठूस कर भरी गई उसकी अन्य तस्वीरों के साथ साथ शादी की तस्वीरें भी उसके पैरों के पास आकर बिखर गई थी, जिसे बाबूजी ने जब तू पास नहीं होगी तो तुझे इन तस्वीरों में देखकर मन बहला लिया करेंगे कहते हुए बड़े प्यार से अपने पास रख लिया था। धूल में पड़ी अपनी उन कटी फटी तस्वीरों को देखकर गरिमा के मन में अवसाद का ऐसा गुबार उठा जो उसकी पूरी चेतना पर छा गया था। तभी उसकी नजर कोने में रखी माँ बाबूजी की तस्वीर पर पड़ी, जिसके इर्द गिर्द जालों का एक अदृश्य जाल सा बन चुका था। तस्वीर की यह दुर्दशा देखते ही गरिमा फूट फूट कर रो पड़ी। विश्वास का बांध जिसके सहारे वह परदेश से यहाँ तक आई थी, पलक झपकते ही तिनके के समान भाई के प्रति उसकी ममता के मंदिर को बहा कर ले गया। ऐसे में बाबूजी ही उसका सहारा बने, मानो उसे देर तक सहलाते रहे। पगली, वक्त कभी नहीं रुकता। तू जिस यादों की डोर थामे यहाँ आई है वह तो वक्त के बहाव में कब का बह चुका। ठहरे हुए वक्त की सतह के सिवाय दुख तकलीफ की काई के कुछ हासिल नहीं होता। एक एक कदम में गरिमा ने ना जाने कितनी यादों का सफर तय कर लिया था, जैसे उसकी जिंदगी के रंगमंच पर कोई जादूगर अपना शो कर रहा हो। पृष्ठभूमि के दृश्य बदले जा रहे हैं। अनायास ही लगा जैसे दरवाजे के पीछे 2 चोटी बांधे कोई छाया उसको एकटक निखार रही है। बोझिल मन लिए चुपचाप सी गरिमा छत के बाहर देख रही थी। उसकी मनोस्थिति का साथ देने के लिए पेड़ पत्ते भी जड़ हो गए थे। शाम होने पर भी सूरज ने अपना रंग नहीं बदला था। आज उसे अपना यहाँ होना भी फालतू लग रहा था। क्यों आई वो यहाँ? गरिमा जब भी रसोई में हाथ बटाने की कोशिश करती तो कीर्ति टोक देती, रहने दीजिए दीदी, आप यहाँ के वातावरण की अभ्यस्त नहीं है, और फिर आप 4 दिनों के लिए तो आई हैं, मेहमानों की तरह रहिए। यह कहते हुए कीर्ति ने उसे उसकी दिशा बता दी थी। हाँ, कीर्ति सही तो कह रही थी। खुशी खुशी आइए, खुशी खुशी जाइए, हमारी फिक्र मत किया कीजिए। आजकल वक्त भी किसके पास है। वैसे दीदी आप 1-2 हफ्ते तो रहेंगे ना? 1 महीना रुककर शायद गरिमा कोई गुनाह ही करने जा रही थी, इसलिए दबा गई थी बात को। बस इतना ही पूछ पाई थी। तने, माँ बाबूजी की तस्वीर कहाँ लगाई है तुमने? तने ने इस अप्रत्याशित से प्रश्न का बड़ी ही निर्लज्जता पूर्वक जवाब दिया।
पिछले साल रंग रोगन के कारण उनकी तस्वीरों को हटाना पड़ा था। बाद में नए वॉलपेपर के लगने के बाद तस्वीर लगाने से रौनक नहीं आ रही थी, इसलिए हटाकर रख दी। मन की पीड़ा को सुनने करने का कोई इलाज अभी तक क्यों नहीं बना? एक रिश्ता जो कभी अपना था, अब जाकर पहचान के दूसरे छोर पर खड़ा था, और वह रिश्तों की भूलभुलैया में खड़ी हुई उस ढहे हुए घर की सपाट बुरबुरी जमीन को देख रही थी बस। उस रात गरिमा पानी लेने उठी, तभी सौम्या की ऊंची उठ रही आवाज सतही गरिमा के कानों से जा टकराई। पापा, वो आखिर कब तक यहाँ रहने वाली है? आप पूछते क्यों नहीं? मिलने आई थी ना। मिल तो ली ना, अब क्या पूरा महीना हमारे सिर पर मंडराती रहेंगी? तनय की खामोशी सौम्या की इस धृष्टता को पूरा समर्थन दे रही थी। इससे ज्यादा कुछ और सुन नहीं पाई थी गरिमा। उसके नीचे का ठोस फर्श दलदल में बदल गया और वह उसके शाह गहरे गड्ढे में धंसती जा रही थी। उसे संभालना चाहा, मगर सौम्या का एक एक शब्द दहकते कोयले की तरह उसके सीने को दाग गया। नहीं नहीं, यह संस्कार थोड़ी रोपे हैं इस घर ने। शायद नई पीढ़ी का मौन मौजीपन, पर तनय की खामोशी का क्या अर्थ निकाले? एक सूत्र जो उसे इस घर से जोड़े हुए था, वहां चटक गया था। बहुत कुछ उमड़ा, पर सब धुआं धुआं, ठोस कुछ भी नहीं जो शब्दों का आकार ले पाता। क्या गरिमा ने कोई अपराध किया था? उसका जन्म स्रोत है यहाँ, इसलिए 15 साल बाद भी यहाँ का मोह खींच लाया था। आज वह चाह रही थी कि सब कुछ नए सिरे से लिखा जाए, पीछे छूटा वक्त आकर हाथ पकड़ ले। पर गरिमा लौट आई, वक्त की तार तार हुई रस्सी पर सरक कर अपने वर्तमान में। वह वर्तमान जिसके भविष्य पर अमूल्यों की उतरन भर बची है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी घटित हो गया था कि उसे संभलने की चेतना न रही। इस घर को अब उसकी जरूरत नहीं थी। काटे जाने की पीड़ा अब गरिमा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तड़प कर उसने नीलेश को फोन किया। नीलेश के फोन उठाते ही गरिमा की आवाज रुक गई थी। उसके आंसू छलछला उठे थे। नीलेश उसकी खामोशी को पढ़ चुके थे। मैं कल वापसी की टिकट करवा रहा हूँ। मुक्त कर दो स्वयं को और उन सबको भी अपनी इन यादों से। चली आओ अपने घर, जो तुम्हारी राह देख रहा है। लौटती हूँ। थकी सी गरिमा इस बार प्रतिवाद नहीं कर पाई थी। सामान पैक करते वक्त माँ बाबूजी की तस्वीर को भीगे मन से कुछ पल यूं ही निहारती रही, जिनसे वह आज तक बंधी थी। इस मिट्टी से, भाई से, अपनी जड़ों से उन्हें अब अपने साथ ले जा रही थी, अपने घर, बेजान संबंधों की खोखली जड़ों से दूर। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।